बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज शेख रशीद साहब ने कहा कुछ नहीं होगा, पीडीएम का सरबराही इजलास है, ये फोके फायर करते हैं, ये सब कुछ होगा, वो होगा, बातें हो जाएंगी। आप यकीन मानिए जैसे टार्जन की वापसी होती है, मैं हमेशा कहता हूं, वैसे पीडीएम की भी वापसी होती है। एक सरबराही इजलास, दो सरबराही इजलास, तीन सरबराही इजलास, और आज के सरबराही इजलास के बाद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए और उन्होंने फरमाया कि एक महंगाई मार्च होगा। उसका एजेंडा क्या होगा? इस्लामाबाद में मुजाहरा होगा, फाइन हो जाए, अच्छी बात है, सियासी जमातों का इकट्ठ होना चाहिए, लेकिन उससे हासिल आप क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में किसी को पता नहीं है। इस्तीफों के मामले में ये पीडीएम जितनी डिवाइडेड रही है, जितनी तकसीम इसमें रही है, वो आज भी मौजूद है। मौलाना साहब क्योंकि बहुत ज़हीन शख्सियत हैं, वो इसको अच्छी कवर अप जॉब देते हैं कि हम इसके ऊपर फैसला आने वाले वक्त पर करेंगे, अपने मुताबिक किसी वक्त पर करेंगे, लेकिन सबको पता है कि वो वक्त पता नहीं कब आएगा। हुकूमत का चौथा साल चल रहा है, हुकूमत अपनी जगह मौजूद है, वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी जगह मजबूत मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पीडीएम और साबित हुई है बसद एहतराम शायद कि वो इतनी इफेक्टिव अपोजिशन नहीं कर सकी, बल्कि बिल्कुल भी इफेक्टिव अपोजिशन नहीं कर सकी। और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है कि हम तो निकल गए, अब आप बताएं आपके पल्ले क्या है। तो पीडीएम के पल्ले क्या है ये सबको सामने नजर आ रहा है। इस पर भी बात करेंगे। एक बदकिस्मत वाकया जो कि पाकिस्तान की तारीख में हुआ, जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की रूह कांप गई, वो वाकया था जो कि सियालकोट में एक मेहमान जो कि पाकिस्तान में था, अपने बच्चों का रिस्क कमा रहा था, उसके साथ जो सलूक हुआ। अच्छी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात को एक्नॉलेज किया, अच्छी बात कही कि पाकिस्तानियों के शहर शर्म से झुक गए, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, जिस शख्स में इंसानियत की लाज रखी उन दो तीन लोगों ने, उनमें से एक जो आइडेंटिफाई हो गए हैं मलिक अदनान, उनको तमग़ा शुजात देने की बात करते हैं, वहीं हमारे मुल्क में वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब कुछ ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, कुछ ऐसे दलाइल देते हैं जिनसे इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये लोग इतने अहम मनसब पर मौजूद हैं और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और एक इलेक्शन जो कि बाई इलेक्शन था NA 133 का लाहौर में, कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। परवेज़ मलिक साहब इंतकाल फरमा गए, उनके बाद उनकी अहलिया ने इस नशिस्त पे इलेक्शन लड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कहीं थी ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत गेन किया है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कितना लूज़ किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना गेन किया है वो तो बात होगी, लेकिन एक बदनुमा एक बुरी मिसाल इस इलेक्शन की कैंपेन के अंदर भी बनी है, और वो भी जो सहरा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आता है कि किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई। उस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम जनाब उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याद रहे कि आज कामयाब जवान ड्राइव भी आई है और वज़ीर आज़म ने उसको इनिशिएट किया है। जिना स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, हम उस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि उस्मान डार साहब का ये कहना है कि जिस तरह के इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, हर आने वाले महीने के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव होगा जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थ्रू होगा और बहुत करीब ले आएगा यूथ को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी पर तकिया किए हुए। राज साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मोहसिन शाहनवाज राणे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आ भी रहे हैं। और आज जो वैसे पीडीएम की हालत है उसके बाद तो इनका मुस्कुराना बनता ही है, लेकिन मैं पूछूंगा राजा साहब आपसे पीडीएम के क्या जरूर। और आप मुझे दिल है, मुझे पक्का यकीन है कि वो कहते हैं ना, हैंड्स ऑन हार्ट, आप दिल पर हाथ रख के सच बोलेंगे और खरी बात करेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है। और सेनेटर परवेश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनी तौर पर खुश होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। खुश इसलिए होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अरसे बाद पंजाब के अंदर एक फुटप्रिंट छोड़ा है। 5-5.5 हज़ार वोट से 32,000 वोट्स तक गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगेन बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले ज़रा डार साहब, आपका कामयाब जवान ड्राइव अभी मैं देख रहा था, आप प्रोग्राम से पहले मुझे दिखा रहे थे, अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर आज़म को आप समझते हैं कि इससे आप बड़ा कैपिटलाइज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप मजबूत होते जा रहे हैं। पीडीएम आपको लगता है कि थकी हुई साबित हुई है बहुत? देखिए मुनीब, हमारी जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंबॉलिकली है यूथ की पार्टी, आपके सामने नौजवानों की ये जमात है। और मुझे आज वाकई बड़ी खुशी हुई और मैं आपके प्रोग्राम से उन तमाम हज़ारों नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो जिना स्टेडियम इस्लामाबाद आए। ठीक।
और सच मानिए कि मैं आज खुद जज्बाती हो रहा था, इनका प्यार मोहब्बत अपने लीडर, अपने प्राइम मिनिस्टर को जब वो खिताब कर रहे थे और जिस तरह का सामने से जोश और जज्बा देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो मेरा तो ख्याल है कि आज का ये जो हमारा कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव है और यूथ का पैशन और यूथ की कमिटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है इस मुल्क की, वो देख के तो पीडीएम को तो फिर कंबल लेके सो जाना चाहिए। मतलब पीडीएम फारिग है, पीडीएम का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। ठीक है, देखिए मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, आप अगर फुटेज दिखा सकें पाकिस्तानियों को जो आज हुआ, दिखा भी रहे थे, मैं मोहसिन राजा साहब को और पूरी पीडीएम को कहता हूँ कि इसका 10% भी इकट्ठा कर दें जिना स्टेडियम में, इसका 10% भी इकट्ठा कर दें, ये वहाँ 100% की मैं बात। और ये पूरे पाकिस्तान से यूथ इकट्ठी हुई थी। देखें जी माशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान से आए, हर सूबे की नुमाइंदगी थी, सिंध की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, केपी की। और अगर आपका कैमरा मैन वहाँ हो, पूछ लें किसी को बिरयानी के डिब्बे, कोई ऐसा काम नहीं था, खुद वो आए हैं क्योंकि एक यूथ उनके लिए प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम लेकर। और ये भी मैं समझता हूँ हमें ये भी देखना कि क्यों आज ये यूथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी थी, इसलिए कि इनको माजी में पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया, कभी पाकिस्तान के नौजवानों की बात ही नहीं की गई। अगर इस मुल्क में पाकिस्तान के ये नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं, ये बात हमेशा मेरे लीडर ने की, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने की। आज वो जो प्रोग्राम्स ला रहे हैं, देखिए 100 अरब से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हम लेके आए नौजवानों के लिए, जिससे वो अपना कारोबार कर रहे हैं। और आज मैं आपके साथ प्रोग्राम में शेयर कर सकता हूं डाटा, कराची से लेके हुंजरात तक और वजीरिस्तान से लेके आप जहां तक लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के नौजवान अगर उससे बेनिफिट होंगे। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, अभी उस्मान डार साहब ने कहा कि जहां इतना कुछ हुकूमत कर रही है, पीडीएम को तो कंबल लेकर सो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी बताएगी कि पीडीएम को क्या करना चाहिए। आपकी जमात पीडीएम का हिस्सा है, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत थकी हुई अपोजिशन साबित हुई है? आपने इतना संजीदा होकर ये मुझसे सवाल क्यों किया? पहले तो मुझे इसलिए कि मैं चाहता हूं आप संजीदगी से आपने अपनी मुस्कुराहट और अपनी जो दिल की जो बात है उसको लबों पे लाने से पहले आपने मैंने कहा शायद अगर मैं मुस्कुरा के पूछूं तो आप कहें मैं सरकास्टिक हो रहा हूं। मैंने संजीदगी से कहा कि जनाब मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब क्या कहेंगे? देखिए पहली तो बात यह है कि जहां तक इन्होंने पहले यूथ की बात की और इनिशिएटिव की बात की, यूथ के बारे में पाकिस्तान की यूथ है, वो हमारी भी यूथ है, वो इनकी भी यूथ है, वो पीपल्स यूथ है, वो आपकी भी यूथ है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, चाहे उनकी एम्पावरमेंट हो, चाहे उनको लैपटॉप्स हों, चाहे उनके लिए लोन स्कीम्स हों, चाहे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो, ये तो हमारे भी टेन्योर में हुए और इसी तरह हुए और इसी तरह बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहे। शहबाज शरीफ साहब के होते रहे, नवाज शरीफ साहब के होते रहे और ये सिलसिला खैर जारी है और अच्छी बात है, तो होना चाहिए। एक प्रोग्रेस का इशू और एक कॉमन ग्राउंड है, इसके ऊपर तो कोई नौजवानों की फलाह के लिए होना चाहिए। जहाँ तक दूसरी बात उठती है कि पीडीएम के मामले में देखें, हमारा तो अभी जो पहले दिन से हर जमात में एक राय होती है जी, और ज़्यादा अक्सरियत लोगों की राय ये भी रही है कि जी पीडीएम का जो तरीक़ाकार था उसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था। लेकिन अब जाहिर है पार्टी का फैसला जो है मुकद्दम है और हम उस फैसले के पाबंद हैं। लेकिन हम जिस तरह मेरी पीडीएम के ऊपर ये था कि कुछ चीज़ों को कुछ थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए था, इस्तीफ़ों वाले मामले को थोड़ा फ़र्क होना चाहिए था, क्योंकि सिंध में जो चीज़ें चल रही थी उनको और इनको ज़रा देख लेना चाहिए था। जो रियलिटी थी उसको, रियलिटी चेक्स जो थे उनको सामने रखना चाहिए था। और इस वक्त जो है, मैं तो यकीनी तौर पर समझता हूँ इस वक्त तो हमें डी चौक में होना चाहिए और हमें डी चौक में बैठे होना चाहिए। अब वो कहते हैं 23 मार्च को आप आ रहे हैं, आप यानी कि पीडीएम आ रहे हैं और यहाँ महंगाई के ऊपर आप कोई इज्तिमा करेंगे, कोई मुजाहरा करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा इमरान खान? देखिए दो ऑप्शन है ना। एक तो आप ये है कि मौसम, सर्दी, कोरोना, ये चीज़ें भी आपने रखनी है ज़हन में कि मुल्क में ये पूरी दुनिया में चल रहा है इशू, और इसके बीच में कोई ये बात ना हो कि कल ये हम पे इल्जाम लगा दें कि इस्लामाबाद जब कोरोना था तो पंजाबी में कहते हैं ना रज्जो रज जलसे होते थे, कोई एसओपी का ख्याल जब हमारा अब आप तिब के ऐन उसूलों के मुताबिक जब हमारा जलसा होगा ना, मैं आपको 200 नहीं कुछ 4000 एफआईआर दे सकता हूं जो हमारे लोगों के ऊपर हलकों में काटी गई हैं कोरोना के दौरान इकट्ठे होने के ऊपर। अच्छा ठीक है। तो जाहिर है ये इस तरह के इश्यूज हैं, हम इसको टेक्निकली हैंडल करेंगे और हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या ऑप्शन है? हो सकता है कि हम
अपने पंजाबी में कहते हैं ना, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके आप। देखिए इनका बिगड़ चुका है, इनका हो सकता है मौजूद है, ऐसे करके कहते हैं बैठे हुए। देखिए जी, इनके कहने से तो वो कोई ना माने ना, ये तो जो था ना अपने दम पे बैठे हुए। शहनशाह ने कहा था ना, तो उसने कहा था अभी दिल्ली दूरस्त, ताकत से दिल्ली दूर, वो शहनशाह ने कहा था ना दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बड़ा दूर है। तो ये वो बदमस्त एक शहनशाह है जिसकी तरह बैठे और मुतमईन है कि हालात। क्या आप समझते हैं कि 23 मार्च को आकर आप हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं या नहीं? मेरा ये ख्याल है कि उससे पहले ही शायद इनका बिगड़ जाए। ये आपकी आसें उम्मीदें जो हैं, ये पिछले 1.5 साल से तो आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हो सकता है उससे पहले कोई अदम एतमाद सूबे में, पिछले दिसंबर में आर या पार होना था, 12 महीने गुजर गए राजा साहब बीच में। ओ भाई जी, ऑपोजिशन का काम होता है हल्के हल्के झटके देना, वो हम इनको देते जाएंगे। परेशान तो ये सद तक है, परेशानी का आलम तो इनका यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि लोग इनके अगले इलेक्शन में इनकी वो टिकटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये बात आप हमेशा कह के जाते हैं, पर ना आप पंजाबी में कहते ना तुझे बंदियां दे ना दसदे हो। आप यहाँ पे बुला ले पीटीआई के 10-15 बंदे, यार आप जो भी बैठे साहब, आप हमारे भाई, आप नाम बताएं, मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा। आप हल्फन कहेंगे वो अगला इलेक्शन पीटीआई की टिकट पे लड़ेंगे, ये आपके कलीग है ना, कोई नहीं कहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आखिर में इन्होंने ईवीएम्स के जरिए 2-4 लोगों को पकड़, सेंट्रल पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है, साउथ पंजाब है, कहाँ के लोग ये तो बता दें। देखें ये सेंट्रल के, साउथ के, हमें तो अब थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैं तो इस मेरी आवाज ये है कि पुराने को नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हीं के साथ आगे से जाना चाहिए। अच्छा। नए लोगों के पीछे हमें बिल्कुल चमक के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें लॉयल्टी के पीछे जाना चाहिए, मेरी ये राय है। लेकिन आगे तारीख भी कुछ बताती है ना। देखिए जी, मेरी तो यही राय रही है, क्योंकि हमने तो अपनी जमात के साथ ही रहे और इसी के साथ हैं, हमने तो कभी कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे पलटी नहीं मारी। लेकिन मेरी राय ये है और यही रहेगी। लेकिन मैं आपको बुक से बात पा रहा हूँ कि जो आपने एक बड़ा अहम बात पूछी कि ये क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, ईवीएम के जरिए इन्होंने एक ये लोगों को उम्मीद दिलाई है अपने हलकों में, उम्मीदवारों को, कि जी ईवीएम आ गई है, हमने धांधली कर लेनी है और उसकी बुनियाद के ऊपर अगला इलेक्शन में हमारा चांस बन जाए ना, तो लिहाजा आप टिके रहें। अच्छा। लेकिन ये अगर ईवीएम हो ना, कोई 9-10 का 1-2 का मार्जिन हो, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन और महंगाई की सूरत-ए-हाल है, आप देख ले तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर में बैकआउट किया है, आपके ख्याल से जो वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट थे वो बड़े तजर्बाकार फिक्रिया है सर, वो कह रहे हैं आप पता नहीं 82,000 से 42,000 पर आ गए, 84,000 से टर्नआउट ही नहीं था, टर्नआउट कम था। इलेक्शन में टर्नआउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता, आपकी फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ रही है। देखिए उसमें एक बात बताऊं कि जो वहाँ पे रिजल्ट आया उस पर आप ये देखें, जो इनके कैंडिडेट ने अपनी इज्जत बचाई है, और मैं इनके कैंडिडेट की जो एबिलिटीज हैं उसको मैं जानता हूँ कि वो इतने काबिल शख्स हैं कि वो ये टेक्निकल गलतियां नहीं कर सकते अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। जो ये नॉमिनेशन पेपर्स में गलतियां हुई हैं, ये इज्जत बचाओ प्रोग्राम था कि इज्जत से निकल जाओ। अच्छा, ये आपको दानिस्ता हुई है, ये दानिस्ता गलतियां हुई हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये परवशा खान साहबा, ये मुस्लिम लीग नून का ये अब इसे फ्रस्ट्रेशन कहा जाए क्यों? अब ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबको नजर आ रहा है कि आपने वहां पर गेन किया है, कोई 12-14 हज़ार के वोट से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे रही है और गिल साहब ने बड़ा गेन किया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा गेन किया है। एक बदकिस्मत एलिमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैं उसकी बात यहाँ करना चाहूंगा, वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया। वो क्यों आया? ये उन लोगों की जानिब से आया जो जमहूरियत और इक़दार और असूलों की बात करते हैं, वो भी आपके खाते में गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। क्या बात हुई जी? बदकिस्मती है, लेकिन आपने जो बात की जरा सुनिए। जरदारी साहब, ये कराची और सिंध नहीं है, वो असी तेरे नोट बत्ती बढ़ा के बिलावल, ये किसे गलत फहमी में ना रहना। परवशा खान साहबा, ये बदकिस्मती भी है, बदतमीजी भी है, और इसको मेरे ख्याल में हाईएस्ट लेवल पे कंडेम किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा उसको सेटबैक हुआ है इस इलेक्शन में, या आप ये समझेंगे कि नहीं, इनका आर्गुमेंट ठीक है कि वोटर टर्नआउट कम था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर भी जीत गई है? देखिए मुनीब, जहाँ तक ये आपने कमेंट सुनाए हैं, तो इसके बदले में मैं आपको इसके जवाब में सिर्फ ये कहूँगी कि गटर को जितनी मर्जी खुशबू लगा दें, उस पर इतर के दरिया बहा दें, बू तो उससे आएगी। लिहाजा ये जो शख्स हैं, इन्होंने अपनी तरबियत और जो अपनी असलियत है वो दिखाई है। वरना मैंने तो ये समझा था कि ये इलेक्शन इस लिहाज से कोटेबल था कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे की ज़ात पर हमला नहीं किया, लेकिन ये तमाम चीज़ जो इनके खाते में जा सकती थी, उसको इस एक गंदे जुमले ने
जो है वो बिल्कुल उसको खाक में मिला दिया। तो कॉकरोच को आप जितने मर्जी साफ फर्शों पे फैलाएं, आखिर में उसने जाना तो गटर में ही होता है, लिहाजा इसको यहीं बंद कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मेहनत की, इस इलेक्शन में दिलो जान से काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो चार्ज हुए, और न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब से और सिंध से भी वर्कर्स ने यहाँ शिरकत की, और जितना उन्होंने मेहनत की उस हवाले से मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और वो लोग जो कहते थे कि ज़रदारी साहब की सियासत ऐसी है और ज़रदारी साहब की सियासत हमें ले कर बैठ गई, तो ये देख लीजिए कि लाहौर ने इस वक्त ज़रदारी साहब की आवाज़ को ही रिस्पॉन्ड किया है, और वो उन्होंने जो पैगाम कौम को दिया वो पैगाम कौम ने समझा। लिहाजा आप किसी शख्स को जितना मर्ज़ी आप उसको, जो एक प्लान के तहत इस मुल्क में बदकिस्मती से लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, आप उछालते रहें, लेकिन आखिर में जो इज्जत और जिल्लत है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। परवशा बीबी, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको आपकी जीत इसलिए भी वाकया हुई कि आपने पैट से भी मदद ली, मजहबी एलिमेंट को भी टैप किया, आप ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में कहीं फिगर आउट ही नहीं कर रही थी, इसलिए जो कि एंटी मुस्लिम लीग नून वोट था वो आपको पड़ा और आपने कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल मदद हासिल की ऐसी जमातों की जहां से आपने वोट लिया। देखिए, सियासत यही होती है कि हम अपना पैगाम लेकर जाते हैं, उस पर हमने तो अपनी जो हुकूमत ही है वो अलायंसेस से की। हमारी हुकूमत जब सेंटर में थी तो उसमें इत्तेहादी ज़्यादा थे, और उनके साथ मिलकर हमने बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी तरमीमें की, बड़े बड़े मामला तय किए, हल किए इस मुल्क के। NFC अवार्ड भी उसी के तहत हुआ, खैबर पख्तूनख्वा को नाम भी इसी तरह मिला, उसके बाद 18वीं तरमीम भी सब साथ थे। उसके बाद भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी जहाँ वक्त ऐसा आया तो हमने साथ बैठकर काम किया। लिहाजा अगर किसी ने हमारी आवाज़ पर जो कहते हैं एंटी मुस्लिम लीग वोट क्यों आया, उनको बात समझ आ गई होगी, वरना उनके पास तो ये भी एक ऑप्शन थी कि वो घर बैठ जाते ना। ऐसा भी हुआ है माजी में कि लोग घर बैठ जाते हैं, लोग वोट नहीं देते, बल्कि मैं समझती हूँ कि PTI के वोटर ने भी हमें वोट दिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा परवशा बीबी, इस पे आ जाए, आपने गेन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अच्छी बात है, जरा PDM पे आ जाए। आपको शो कॉज मिल गया, आपने शो कॉज रद्द कर दिया जी, PDM ने दिया, आपने कहा ये क्या तरीकाकार है। आज मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब, ये बात जबान ज़दे आम है कि इनका इत्तेफाक नहीं हो रहा इस्तीफों के ऊपर। मौलाना कहते हैं इस्तीफों पर अगर तैयार हो तो देते क्यों नहीं हो, और PDM के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि भाई नहीं, उसके लिए वक्त नहीं। तो आपको लगता है कि फिर एक शो कॉज अब PMLN को भी देना चाहिए? और इस PDM का मुस्तकबिल क्या है? 23 मार्च को आएंगे, महंगाई पे मुजाहरा करेंगे, आपको लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा नाउ दैट यू आर सिटिंग आउटसाइड ऑफ PDM? देखिए, मैं इस वक्त समझती हूँ कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। PDM जो है अब वो क्या करती है, इस्तीफे देती है या नहीं देती है, इस वक्त मुल्क जो है वो क्या कहना चाहिए, खुदा न खास्ता ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हम सब डूब रहे हैं। जिस कश्ती में हम सवार हैं उससे बहुत बड़ा सुराख हो गया। अब बात यह है कि इस वक्त बैठकर अगर हम ये छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और आवाम के साथ खड़े नज़र नहीं आएंगे, तो फिर मैं समझती हूँ कि जो भी आवाम का गैज़ो गज़ब होगा उसमें सब जमातें शामिल होंगी, समेत उनके जो कि इस वक्त ऑपोजिशन में। आप महंगाई मार्च को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी इस महंगाई मार्च? हम किसी भी मार्च, देखिए जो भी मार्च हो, कोई भी पार्टी करे, अगर उससे आवाम को रिलीफ मिले और अगर वो किसी ऐसे मंतकी अंजाम की तरफ मामले को लेके जाए, सिर्फ ये नहीं कि आज एक मीटिंग हुई, कल एक मीटिंग हुई, मीडिया इस तरफ दौड़ा, मीडिया उस हेडक्वार्टर दौड़ा, इससे मेरे ख्याल में आवाम तंग आ गए हैं। मुनीब, बात यह है कि जैसे उस्मानदार साहब कह रहे थे कंबल ओढ़ ले, तो बात यह है, कंबल तो वो एक दरिया में एक कंबल तैरता जा रहा था, तो एक शख्स ने उसको छलांग मारकर पकड़ने की कोशिश की। अच्छा, कि ये मुझे काम आएगा, ठंडक में जो है राहत देगा। वो कंबल नहीं था, वो रीछ निकला।
तो रीच ने उसको अपनी तरफ खींचा, बंदे ने कंबल अपनी तरफ खींचा तो रीच ने उसको खींचा। बहरहाल ये पीडीएम रीच साबित होती है हुकूमत के लिए या नहीं? नहीं, पीडीएम रीच साबित हो ना हो, हुकूमत रीच साबित हुई है। अच्छा। अब लोग कहते हैं कि हमारी जान छोड़े कंबल, लेकिन कंबल नहीं। उस्मान डार साहब भी बताएंगे ब्रेक के बाद क्या हुकूमत जो है वो रीच साबित हुई है आपकी साबिक। लेकिन एक बदकिस्मत एलिमेंट और भी है। इतने बदकिस्मत एलिमेंट्स हैं जहां पर ऐसे वाकयात होते हैं जिसका मैंने जिक्र किया, जैसे सियालकोट के अंदर हुआ, वहाँ जिम्मेदार शख्सियात ऐसी सी बयानात देते हैं, उस पर भी बात करते हैं। और उस्मान डार साहब ने अगर कुछ कहना है तो जवाब में ज़रूर कहें। पलवशा बीबी को एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। मैं उस्मान डार से ज़रूर पूछूंगा कि क्या कहते हैं वो। अब जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एन 133 में नहीं थी, लेकिन इस क्लिप को ज़रूर सुनिए। मुल्क के वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब क्या फरमा रहे हैं उस वक्त जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सर शर्म से झुक गए पाकिस्तानियों के, पूरे पाकिस्तान के, जब इस तरह का इंसानियत सोज वाक़या सियालकोट में हुआ। एक श्रीलंकन शहरी का पाकिस्तान में जिस तरह से बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसकी लाश की बेहरमती की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे हैं और परवेज़ खटक साहब उसकी जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, देखिए। आप जो कह रहे हैं कि टीएलपी के, देखो वजूहात आपको भी पता है, बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में कोई काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी एक सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ। तो आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था कि नहीं था? ये ना कहें, मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जो जज्बा है इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? अब ये जब आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। परवेज़ खटक साहब ने कहा जब हम जवान होते थे तो हमें बड़ा जोश होता था और हम भी बहुत सारी हरकतें करते थे। माशाल्लाह अब तो वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो शायद जो दलील है उनकी वो जवानों वाली है। आप परवेज़ खटक साहब की सोच से एग्री करते हैं? उस्मान डार साहब, आप तो जवान आदमी। देखिए, आपके सवाल से पहले मैं पलवशा का जवाब देना चाहता हूँ। मुनीब, देखिए हर पार्टी के एक वोटर बेस हैं, सपोर्ट बेस हैं, और कम अज़ कम अब आप देख सकते हैं कि हम इस इलेक्शन में नहीं थे तो टर्न आउट में हाले 18%। हाँ, 18%। आप वो बाई इलेक्शंस देखें, चंद माह पीछे चले सियालकोट में जाएं 50%, 45%। सो ये साबित हो गया कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन में उतरती है तो फिर वोटर भी बाहर निकलता है, वो थ्रिलिंग इलेक्शन ऊपर जाता है, वो थ्रिलिंग इलेक्शन होता है। ये पलविशा कह रही थी हमें पीटीआई के वोट मिले। मेरे ख्याल में जो इनके आधे कम हुए हैं, जिस तरह उनके कोई 30,000 बढ़े हैं, तो ये इनके वोट उस तरफ गए हैं। अच्छा, ये रांझा साहब को सोचने की जरूरत है कि लाहौर जो इनका तख्ते लाहौर है और जो बज़ाहिर अब ख्वाब पीपल्स पार्टी देख रही है उसका धड़न तख्ता करने का या उस तख्त पे कब्जा करने का, वोट आ गए ना 32,000। तो मेरा ख्याल है इनके लिए लम्हा फिक्री है। और जहाँ तक पीडीएम की बात है, पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि पीडीएम बुनियादी तौर पे दम तोड़ चुकी है। इसलिए अगर आप इनसे पूछेंगे भी, किसी सतह पे ये नहीं कहेंगे हम पीडीएम की किसी तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आना चाहता हूँ परवेज़ खटक साहब पे। देखिए, वो तो एक जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि रियलाइज करता है इंसान एक एज के हिस्से में होता है, उसमें जोश भी होता है। उन्होंने कहा जो सियालकोट में लोग जो मजहबी बातें हैं जोश में आ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ आज जो इवेंट हुआ हमारा यूथ का, और इतनी बड़ी तादाद में, मैं रांझा साहब को क्लिप भेजूंगा, ये ज़रूर देखें, इतनी बड़ी तादाद में आज यूथ का आना इस बात की गवाही है कि हमने माजी में अपनी यूथ को कोई मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं दी। जब आप उनको हेल्दी सरगर्मियाँ ही नहीं दे रहे हैं। अब हम इतनी बड़ी तादाद में यूथ है, आपकी आबादी का 68% 30 साल से कम उम्र नौजवानों पे है। मुनी, मैं सिर्फ 15 से 29 साल के सिर्फ एज ब्रैकेट की बात करूँ तो 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो एक तो जरूरत है हमें अपने नौजवानों को एंगेज करने की। चलिए, ये तो प्रोडक्टिव बात है ना, आप नेशन बिल्डिंग की बात करें। अब आता हूँ मैं सियालकोट के इशू पे। देखिए,
किसी को ये वजाहत देनी चाहिए कि ये मामला जी मजहबी था और नौजवान जोश में आ गए। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है यार हमारे शर शर्म से झुक गए। उसके बाद कोई ऐसी सियासी जमात बता दें जिसने ऐसे अमल की सपोर्ट की हो। नहीं की। परवेज खटक साहब को वज़ीर दिफा के तौर पर ये जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? अपना एक जो हुकूमत पे इल्जाम आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में शायद वो बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब के परवेज खटक साहब क्या कह रहे हैं। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक सियालकोट से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वाकया की वजह से, इस सानिया की वजह से मुल्क के ऊपर एक दब्बा लगा मुल्क का वज़ीर आज़म कहते हैं और एक शर्मनाक वाकया था। लेकिन मुझे ये भी कहना, मैं समझता हूँ चूँकि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है, सियालकोट के लाखों मजदूर जो मेहनत कश हैं वो उनका चेहरा ये नहीं है जो आपने देखा। मैं समझता हूँ ऐसे चंद अनासर हमारे मुआशरे के बस हक्के रख देते हैं चेहरे को। ये वो सियालकोट के मेहनती मजदूर हैं जो फुटबॉल बनाते हैं अपने हाथों से, और वो फुटबॉल आपका पूरी दुनिया में खेला जाता है और आज उन्हीं मजदूरों के हाथों पे खून भी है जो बाकी जो सियालकोट के मेहनत कश हैं उनके लिए भी एक शर्म का बायस बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जो भी ऐसा अमल करने वाला उसे कम से कम पता होना चाहिए कि मुआशरे में उनके साथ जुड़े हुए लोग। बात ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयानात की, उनके इक़दामात की, ये जो उन्होंने तमग़े शुजात देने की बात की है मलिक अदनान को, जिन्होंने कोशिश की उसको बचाने की, श्रीलंकन बाशिंदे को, प्रियंका को। इशू ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, आप पार्टी का हिस्सा हैं, परवेज खटक साहब पार्टी का हिस्सा हैं, परवेज खटक साहब फेडरल कैबिनेट में है, मुल्क के वज़ीर दिफा है, उनका ये बयान 10 जगह पर कोट होगा। क्या मुल्क के वज़ीर आज़म को, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं कहना चाहिए कि भाई एक वाकया जिसको हम कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया, आप उसकी जस्टिफिकेशन देते फिर रहे हैं? मैं इस वाकये की बात नहीं करूंगा, ऐसे और भी कई ऐसे वाकयात हैं और हम देखते हैं चाहे इनकी पार्टी से हैं या हमारी से हैं या पीपल्स पार्टी। बाज़ दफा वज़ीर दाखिला कह रहे हैं मैं 2 दिन से डिप्रेशन में हूं, वज़ीर दिफा बड़े आराम से बैठ के वो बात कर रहे हैं। बाज़ दफा आपके प्रोग्राम में भी हैं कई अल्फाज का चुनाव करते हुए उस तरह फोकस नहीं होते कि हम जो बात कहने जा रहे हैं उसका एक। डॉक्टर साहब आप बात करते हैं लेकिन आप इस तरह की बात नहीं करते। वो कह रहे हैं जज्बाती बच्चे, चले आपने तो ठीक है, आई नो आप एक ऑकवर्ड पोजीशन में है, जारी बात है, आप परवेज खटक साहब को आके कंडेम नहीं कर सकते, आपकी पार्टी पोजीशन भी है। बट राणे साहब मसला ये है, आप भी ये समझने को कहते हैं जज्बाती बच्चे थे, वो जज्बात में आ गए और फिर ये हो गया और वो हो गया। जस्टिफिकेशन बनती है ऐसे किसी काम की? इंतहाई अफसोसनाक मैं समझता हूँ सूरत हाल है। और वज़ीर दिफा की तरफ से इस तरह का पैगाम आना इस हालात में, जबकि पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, सियालकोट के मज़दूरों के मुस्तक़बिल का सवाल है, हमारे पूरे माशरे की सोच और समझ के मुस्तक़बिल का सवाल है, हमारे मज़हब और हमारी जो रवायात हैं उनकी इज़्ज़त का सवाल है। उसके बीच में आप दोबारा से एक ऐसी लॉजिक लेकर आ गए, मंतक लेकर आ गए, सोचने बात करने से पहले तो लो फिर बोलो। अब वज़ीर दिफा, साबका वज़ीर आला और अहम ओहदों पे फायद रहने वाले शख्स की तरफ से अगर इस तरह का इमेच्योर बयान इस मौके पर आएगा तो मैं समझता हूँ कि ये क्या ट्रेनिंग है और ये क्या पॉलिटिकल बसीरत है और क्या मैच्योरिटी है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ये पूरी सूरत हाल का सवाल है, इसके ऊपर ये मसला जो है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, ये मुस्लिम लीग नून का नहीं, ये पीपल्स पार्टी का नहीं, ये मीडिया का नहीं, ये अदलिया का नहीं, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम का भी मसला है। हमें इस चीज़ से निकलने के लिए, इन चीज़ों को, इन रवायात को ठीक करने के लिए हमारे मज़हब में जो मामलात हैं उनको इन लोगों को समझाने के लिए कोई ऐसा हमें तरीक़ाकार, हमें डिबेट, हमें ज़रा इस पे खुल के बात करनी होगी। अगर अब नहीं करेंगे तो इस तरह के 1-2 और वाक़यात होंगे तो हमारे तो ये पूरी की पूरी फैसलाबाद की इंडस्ट्री, सियालकोट की इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री में ओवरसीज़ कोई बंदा या नॉन मुस्लिम काम करने के लिए नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और हमें इसके ऊपर बैठ के, जहाँ पे हम बाकी चीज़ों के लिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, हमें चार्टर ऑफ टॉलरेंस की ज़रूरत है। ये ज़बान की मुझे लगता है बड़ी अहमियत है। परवेज साहब, एक इशू ये भी है कि शायद ज़बान का इस्तेमाल है जिसको बेहतर होना चाहिए। अब परवेज खटक साहब ने ये बात की, अभी कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के अबू तलाल चौधरी साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की वो भी ज़बान का गलत इस्तेमाल था। यहाँ पर भी अल्फाज का या जस्टिफिकेशन का गलत इस्तेमाल है। क्या वज़ीर आज़म को चाहिए या नहीं, ये नहीं, इस मामले के ऊपर नोटिस लेना भी नहीं बनता क्योंकि मजीद हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि परवेज खटक साहब ने कह दिया, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने इस बात की जो वजाहत दी है अपनी तरफ से वो क्यों दी है। लेकिन क्या किसी को नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर आज़म को कहना चाहिए कि भाई इस तरह की बातें मत कीजिए?
मुनीब साहब, हम सब जब पब्लिक में बोलते हैं, ख़ास तौर पे हम सब लोग जो कि अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इतने भोले नहीं होते कि हमारी ज़बानें इस तरह फिसलती जाएं। हम जो कुछ कहते हैं वो हम कहना चाहते हैं। और जो एक मुल्क का वज़ीर दिफ़ा, जो कि एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी पर आयद होता है, जो वो कहता है, मैं समझती हूँ कि शायद फिर हम अगर ये समझें कि वो स्टेट पॉलिसी है या हुकूमत की पॉलिसी है, तो फिर हम उसमें जो है गलत नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, परवेज़ खटक साहब जिस तरीके से इस बात का दिफ़ा कर रहे थे, बजाय मज़लूमों का दिफ़ा करने के, जो जिस मज़लूम की जान गई है या इनकी वॉच में, इनकी ज़ेरे निगरानी, आपको याद होगा APS के बच्चों की भी जान गई थी, तब आपने देखा कि इतने बच्चों की जो एक लाशों का बोझ उठाए कोई शख्स बैठे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी जगह पे बैठे रहे। फिर आपको याद होगा बन्नू जेल ब्रेक भी इनकी ज़ेरे निगरानी हुई जब ये चीफ मिनिस्टर थे। उस बात का आज तक आपको कुछ पता चला? कितने टेररिस्ट निकले, उनमें से कितनों ने फिर किस किस को मारा, वही इन्वॉल्व थे जिन्होंने जाकर बाद में APS के बच्चों को मारा? हमें कुछ पता। तो सवाल पूछने का रिवाज नहीं है मैं समझती हूँ जी, सवाल पूछने का क्या, ये अगर वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं और हुकूमत की तरफ से रिबटल नहीं आता है, तो इसका मतलब हम ये हक पर जानिब है समझने में कि शायद ऐसी ही सोच हुकूमत में पाई जाती है। और दूसरी बात, ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे ऐसी जवानी में अगर गलतियां किसी ने की हैं तो उसकी जवानी को दोबारा चेक करना चाहिए, उसके तारीख में जाना चाहिए कि इन्होंने जवानी में ये हरकतें की हैं कि लोगों को आग लगा देना बच्चों का काम नहीं, वैश्यों और दरिंदों का काम है। इसको बच्चा कहकर, इसको बचपना कहकर आप आने वाले कई और मजलूमों की जाने खतरे में डाल रही हैं जो इसी किस्म की सिचुएशन में है। और ऐसे माहौल, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान कटहरे में खड़ा हो गया है, उसको आप और बेड़ियां पहना रहे हैं। मैं समझती हूँ वज़ीर दिफ़ा से मेरा मोदबाना ये सवाल है कि क्या वो बच्चे थे जो APS में मारे गए, या ये बच्चे हैं जो लोगों को जो आग लगाते हैं जिंदा लोगों को? बिल्कुल ठीक, लिहाजा इतनी बड़ी गलती, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट ठीक एक ब्रेक शामिल है। इसके नतीजे में इनके खिलाफ एक्शन होना ऐसे भी तो नौजवान हैं, बिल्कुल है, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे नेशनल हीरोज। एग्जैक्टली, मुझे तो यही हैरानी है ना अपना डार साहब कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो पहले तो ये कह रहे हैं कि हम शर्म से सर झुक गए, और अपने वज़ीर आज़म को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। फिर वो उस शख्स को तमग़े शुजात दे रहे हैं, तो अपने वज़ीर आज़म की लाज रख लो भाई। और मैं समझता हूँ बहादुर आदमी वो है जो दूसरे की जान बचाता है। एग्जैक्टली, ये जान लेने वाला बहादुर आदमी है। एग्जैक्टली, ये समझना है। और मैं समझता हूँ हम सबका काम है अपने नौजवानों को हम इनकी सलाह करें, इनको जो इनकी रहनुमाई कर सकते हैं, और जो हमारा इस वक्त टॉपिक भी है, इसकी हमें ज़रूरत है इस बात को हाईलाइट करने की। जो ये बात करें सारे, इसमें हमें ना एक बड़ा बैठ के कंड्यूसिव एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रुक नहीं रही। आप देखें हर जगह पे एक डब्बा लेके एक बच्चा खड़ा है। अब मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार ये फंडिंग हो रही है, ये कहाँ पे पैसे जाएंगे, ये क्या चीज़ है, इसकी क्यों रेगुलेशन नहीं? बट आप लोग कभी इकट्ठे हो नहीं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास वो तो हमने देखें, मैं समझ आपकी बात दुरुस्त है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ये मेरी एक राय है कि हमें तमाम सियासी जमातों को कुछ कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर एक एग्रीमेंट करना चाहिए कि ये इन चीज़ों के ऊपर कोई सियासत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। और एक और इस पे मैं डार साहब से ही पूछूंगा, पता नहीं क्यों इनको अपने कोलीग्स की बातों का दिफा करना पड़ता है, लेकिन वो कोलीग्स भी मैं कहता हूँ बादशाह लोग हैं, और एक से बढ़कर एक, और हैं भी वो सारे फेडरल मिनिस्टर्स, लेकिन क्या कमाल काम करते हैं। ब्रेक के बाद एक और फेडरल मिनिस्टर की बात बताते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वफाकी वजीर हैं। अब उन्होंने, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, DI खान में मौजूद थे, जो बातें उन्होंने की उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। क्या फरमा रहे थे, सुन लीजिए। बल्दियात इलेक्शन है ना, जोर दिया कैसे इलेक्शन है बल्दियात का मिनिस्टर कौन है, वजीर कौन है? फैसल अमीन खान गंडापुर मेरा फंड क्या है बल्दियात की मिनिस्ट्री ते हुकूमत, बल्दियात की मिनिस्ट्री फैसल अमीन खान गंडापुर को हुकूमत तरीके इंसाफ दी है। मैं दसेना पिया इन्हों को जेरा इन्हें दुश्मन तू जाके दुश्मन ने कीते मेरे फिरा दे वोट मंगता पिया, ये सोच है रजातियात नहीं। कुछ अगर गलती ना जीत गया कोई विलेज कौन सा बंदे किनारे अकल नहीं होते जिन्हें एक काम किया था वोट मंगा
इन्हें को काम दा छोड़ दे, फंड दा छोड़ दे, ये बल्दियाल तो दफ्तर में बढ़ गया ना मेरे मुझे मुझे। अली गंडापुर साहब की बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आप समझने की कोशिश करें। बल्दियाती इलेक्शन है, वहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन है, मिनिस्ट्री किसकी है, बल्दियात की किसके पास है वो बताते हैं, हुकूमत किसकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फंड्स कहाँ से आने हैं उसके बारे में बात करते हैं। कोई बात सुनो, कोई इलेक्शन कमीशन ने आज ये नोटिस लिया है कि ये ग्रॉस वायलेशन है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की। ऊपर से आप कहते हैं हम ईवीएम ला रहे हैं इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए, तक कर दे तो यह काम हो। इधर एक जलसे की छोटी वो स्पीच कह रहे हैं कहाँ ईवीएम से जोड़ दिया। नहीं, आप कहते हैं इंतखाबात में शफाफियत, लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये इस तरह के काम आपके फेडरल मिनिस्टर करें। देखिए ये हमारा रांझा साहब यहाँ बैठे हैं, हम ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, जलसे जुलूस जहाँ हम जाके करते हैं, तो ये एक करते हैं सियासतदान ऐसी बात जाकर पब्लिक के अंदर जब कि जी हम हुकूमत हमारी है, और जो भी ये कन्विंसिंग जो वो कर रहे हैं उसका तरीक़ेकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी अवॉइड किया जा सकता था। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि हमें अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका दिफा नहीं किया जा सकता। आप बहुत अच्छा दिफा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अपनी जमात का, लेकिन अपने कुछ कोलीग्स का दिफा वाकई आप सिवाय यही कह सकते हैं कि बेहतर अल्फाज को चुनना चाहिए। देखिए यहाँ तो आप मेरी कोई वीडियो निकाल देना, मैं जब कैपिटल टॉक में आता हूँ आप मेरे कोलीग्स की वीडियो तैयार रखते हैं। जिस दिन जनाब उस्मान डार की कोई ऐसी वीडियो आएगी हम आपको बिठा के चलाएंगे, गंडापुर साहब आए और दिफा करें इस वीडियो का। नहीं तुसी वो नहीं आते ना, वो तो आएंगे ही नहीं। तुसी साड़ी लड़ाई करा के नहीं मैं बिल्कुल, आप उसूल की बात करते हैं ना, तो उसूल की बात देखें। अब आपने खुद बात की है, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सर्व किया है, नोटिस लिया, लेना चाहिए। इस तरह लाहौर में भी पैसा चल रहा था आपके सामने इलेक्शन पे, वहां पे भी नोटिस देना चाहिए बिल्कुल। और हमें अब इन चीज़ों का मैं समझता हूँ, देखिए हमें चाहे वीडियोस हों, चाहे ऑडियोज हों, चाहे पैसा चल रहा हो, चाहे ये जो बातें हो रही हैं, हमें इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। हमें अपने मंशूर पे जो भी हम पब्लिक के लिए कर सकते हैं उस पर बात करें। मैं डार साहब से पूछ रहा था, वक्त खत्म हो गया, राणा साहब किया तो काम गलत ही है, वो पता नहीं गंडापुर साहब जवाब देते हैं इलेक्शन कमीशन को। बेवकूफ दोस्त जो होता है ना बाज़ में बर्बाद देता है, इसके साथ वही हो रहा है। मैं बहुत शुक्रिया, मैं पलोचा खान साहब आपका, उस्मान डार साहब, मोहसिन राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।